कोलकाता रेप कांड में आज जबरदस्त हलचल मची। जहां एक तरफ जो मेन आरोपी है संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, तो वहीं सीबीआई की टीम और एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंसी जेल में झूठ पकड़ने वाली मशीन से उसका सामना करवाया। आज रेड भी मारी गई सीबीआई की तरफ से कई जगह। करीब 4 घंटे तक चले इस टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम जेल से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी वाले अस्पताल में यानी कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। सीबीआई टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी तलाशी कर ली सीबीआई ने। करीब 6 घंटे की रेड के बाद एक टीम चली गई, वहीं उसके बाद दूसरी टीम जो है घर के अंदर फिर भी मौजूद रही। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में संदीप घोष की टीम में रहे देवशीष सोम और संजय वशिष्ठ के घर पर भी छापे डाले गए। सीबीआई ने 15 ठिकानों को खंगाला। सीबीआई ने सुबह 6 बजे ही संदीप घोष के घर दस्तक दे दी थी। 1.5 घंटे इंतजार के बाद दरवाज़ा खोला गया। उनके साथ 2 सीनियर डॉक्टरों के घर भी छापा मारा गया। मेडिकल कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल अख्तर अली की शिकायत पर केस सीबीआई को सौंपा गया है। इस तरह से कोलकाता रेप और मर्डर कांड की जांच अब गहरी होती जा रही है। जिस लेडी डॉक्टर का रेप करके कत्ल किया गया, उस केस की जड़ें और कहाँ कई जगह पे मिल सकती हैं, कहाँ मिल सकती हैं, इन सब चीज़ों पर तफ्तीश हो रही है। वो मामले खुलकर सामने आ सकते हैं अब, जिनका नाता इस केस के यानी कि डॉक्टर के कत्ल से हो सकता है। वहीं ममता सरकार ने धांधलियों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला भी सीबीआई को ही जांचना चाहिए और अब रविवार की सुबह से सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ 15 जगहों पर छापेमारी कर दी है। हर जगह तलाशी हो रही है। संदीप घोष पर करप्शन के कई बड़े और संगीन आरोप हैं। 2 बार उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन रसूख के बूते वो आर्जिकर अस्पताल में ही बने रहे। सीबीआई से पहले करप्शन और वित्तीय धांधली की जांच का काफ़ी कुछ काम एसआईटी ने भी कर दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब वित्तीय धांधली के सबूत और जो दस्तावेज हैं वो सारे के ले जाकर सीबीआई को सौंपने पड़े। हाईकोर्ट ने ये मामला जिस तरह से सीबीआई को सौंपा है, उससे कई सवाल अब पैदा होते हैं। मसलन क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारी पीड़ित लेडी डॉक्टर को थी? क्या अस्पताल की धांधली को छुपाया जा रहा था? क्या राज खुलने के डर से ही लेडी डॉक्टर को संजय रॉय के जरिए रास्ते से हटाया गया, माफ़ कीजिएगा? क्या अस्पताल की धांधली का इस रेप और मर्डर केस से कोई गहरा नाता है? सारे आरोपों के केंद्र में रहे संदीप घोष, यानी जो सबसे इन सारी चीज़ों के बीच में जो बंदा था, यानी संदीप घोष से तकरीबन 100 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ अब तक हो चुकी है। देश को झंझोर देने वाले इस कांड की जांच में जुटी सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई के लिए एक पेचीदा केस बन गया है। इसलिए सीबीआई को सच की तह तक जाने के लिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। आज इस केस में सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इससे पहले शनिवार को इस केस में 6 और लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा कर लिया गया, जिसमें सबसे बड़ा किरदार इसी अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। पहले शनिवार को ही संजय रॉय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट शनिवार को नहीं हो पाया। इसके बाद आज उसका ये टेस्ट हुआ। वहीं जो संजय की वकील हैं, उनका इस मामले पर कहना है कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। हालांकि पुलिस के हवाले से खबर आ रही थी कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ख़ुद को फांसी देने की बात कर रहा था, लेकिन उसकी वकील जो हैं उनके दावे को ठुकरा रही। संजय रॉय वो किरदार है जिसके जवाबों के ज़रिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सबसे ज़्यादा मदद मिल सकती है। पुलिस अब तक संजय रॉय के खिलाफ कई सारे सबूतों को जमा कर चुकी है। इसमें कुछ मौके से जुटाए गए सबूत हैं तो कुछ तकनीकी सबूत। मसलन शनिवार को ही सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक को भी जब्त कर लिया था, क्योंकि इसी बाइक से संजय जो है वारदात की रात अस्पताल से निकला था और घर जाकर सो गया था। दावा है कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं। वैसे इस केस का सबसे बड़ा आरोपी जो है संजय, वो एक इकलौता शख्स है जिसकी अब तक इस केस में गिरफ्तारी हुई है। संजय को लेकर तमाम सवाल हैं, कई ऐसे राज हैं जो पुलिस तलाशना चाहती है। पुलिस के हवाले से ये भी खबर आ रही थी कि उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और ख़ुद को फांसी देने की बात कर रहा था, लेकिन उसके वकील जो हैं उन्होंने इस पूरे दावों को सरासर ठुकरा दिया। पुलिस के दावे को उन्होंने पूरा ठुकराते हुए ये कहा कि जो संजय राय, उसको लेकर जो दावे हो रहे हैं उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं, लेकिन पुलिस का ये मानना है।
8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को अस्पताल में आने जाने की उसकी हर तस्वीर कैद है सीसीटीवी में। सीसीटीवी ने उसकी हर हरकत को कैद किया था और तीसरी मंजिल पर भी उसकी मौजूदगी वारदात के वक्त ही दिखी गई थी और रात 3 बजे के बाद वो अस्पताल से निकलते हुए कैमरे में कैद भी हुआ था। संजय रॉय के खिलाफ पुलिस के पास जो सबसे बड़ा सबूत है वो है उसका ब्लूटूथ डिवाइस जो पीड़ित लेडी डॉक्टर के पास मिला। इससे पुलिस को ये साबित करने में मदद मिलेगी कि संजय ही वो शख्स था जो सेमिनार हॉल में उस वक्त मौजूद था। ब्लूटूथ को पुलिस ने मोबाइल से जोड़ा तो घंटी संजय रॉय के फ़ोन की ही बजी थी। वैसे अगर सबूतों की बात करें तो संजय के खिलाफ ब्लूटूथ, बाइक, मोबाइल फ़ोन और उसके कपड़े हैं सबूत के तौर पर। कई लोगों के बयान भी संजय के बारे में हैं जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। पुलिस का दावा है कि संजय ने माना है कि हाँ मैंने गुनाह किया, मुझे फांसी दे दो। हालांकि संजय की मां और बहन को यकीन नहीं हो रहा है कि संजय ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले पर मां और बहन का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। আমি এই আছি, যেমন থাকতে হবে। সঞ্জয় কি এই বাড়িতেই থাকতো? হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকতো। তারিখটা যদি জানতাম তাহলে ও বললো এসে জল খেলো, বললো খাবি না বাবু? বললো কি না আমি কাজে যাচ্ছি। ব্যাস তারপর থেকে আমি যেন পাগলের মতন ওই মন্দির এদিক ওদিক সব কাকে বলবো, দৌড়োদৌড়ি মেয়েদের বলবো, ওরাও এলো না। তারপরে নিজের ঘরে ভগবানের কাছে বসলাম, হে ভগবান কোথায় গেল ছেলে। তবে কিছুদিন পরে খবর এলাম। ছোটবেলাটা তো একসঙ্গে কেটেছে, ভাই ছোটবেলায় কেমন ছিল? নর্মাল যেরকম সমস্ত ছেলেরা হয়, যেরকম বাকির 4টে ছেলে যেরকম হয় নর্মালি ছিল, পড়াশোনা করতো, ঠিক সেরকম তো কিছু ছিল না। ভাইয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল না? সাথে না, ভাইয়ের সাথে না, বোনদের সাথে না, কারোর সাথেই ছিল না। ভাই শোনা যাচ্ছে যে একাধিক বিয়ে করেছিল, এটা কি ঠিক? একাধিক বিয়েটা তো আমি জানি না, যেহেতু বেশি মাঝে মধ্যে তো হাউস ওয়াইফ বেরোনো হয় না, ওই মাসে একবার বেরোলাম বা মন্দিরে গেলাম, শনিবার করে একটু মন্দিরে যাই, তখন বেরোনো হয়। তখন দেখেছি দুটো বউকে আমি দেখেছি। लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात और बताता हूँ। असल में देश के 2 हिस्से हैं अलग अलग, जैसे कि पश्चिम बंगाल एक हिस्सा है और एक हमारे देश का हिस्सा महाराष्ट्र। इन दोनों हिस्सों में 2 घटनाएं हुई जिससे पूरे देश को दहला दिया था। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या से देश भर में सनसनी फैली, तो महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल से ऐसी ही घटना सामने आई जिससे लोगों में आक्रोश है। कोलकाता और बदलापुर में पकड़े गए आरोपियों की फैमिली लाइफ में कई हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आए। इन तथ्यों के सामने आने से आरोपियों के अपराधों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी अब चर्चा में बनी हुई है। इन दोनों आरोपियों की पारिवारिक जिंदगी किसी रहस्यमयी और झोल भरी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक ने 4 शादियां की थी जबकि दूसरा जो आरोपी है उसने 2 बार शादी की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप कांड में जिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, पुलिस ने उसकी कुंडली भी निकालकर सामने रख दी है। आरोपी की जिंदगी में 4 पत्नियों की मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया। उसकी पहली शादी तब हुई जब वो काफ़ी युवा था। कुछ रिपोर्ट्स में उसके बच्चे के होने की बात भी कही जाती है, लेकिन इसे लेकर स्पष्ट जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। इस जटिल पारिवारिक संरचना ने पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 4 शादियां की थी संजय ने। हालांकि उसके गंदे आचरण की वजह से 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि जो उसकी चौथी पत्नी थी उसकी पिछले साल कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है। आरोपी संजय रॉय के परिवार में फिलहाल उसकी मां भी हैं। हालांकि संजय उनके साथ नहीं रहता था। जांच में ये भी सामने आया था कि कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी आरोपी दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी करता रहा। जिस रात इसने डॉक्टर के साथ हैवानियत की, उसी रात ये सारी बातें सामने है कि इसने उस रात भी डॉक्टर के साथ पूरी हैवानियत करने के बाद भी तब भी ये लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहा। रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्हें जांच एजेंसियां और जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। तफ्तीश में पता चला कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़खानी की थी। यहाँ तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक पर्वर्ट की तरह था। तफ्तीश में ये भी पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फ़ोन किया
जिसे उसने दीदी बोलकर संबोधित किया था, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीज़ी से बात करी। अस्पताल से बरामदे के एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। छानबीन में पता चलता है कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में ये गया। वहाँ उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया था, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहाँ से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गए, लेकिन यहाँ भी संजय का दोस्त ही उस जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर चला गया और ये बाहर खड़ा रहा। और फिर यहीं से वो वापसी के दौरान उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी करी और उसके बाद उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। अब चलते हैं दूसरी खबर की, यानी कि मैंने शुरुआत में 2 जगह का नाम लिया था, पश्चिम बंगाल और बदलापुर। अब बात करते हैं बदलापुर की। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल की बच्चियों के साथ हैवानियत की एक खबर सामने आई। दरअसल बदलापुर में जिस तरीके की घटना सामने आई, परिवार के इस पूरे मामले में आरोपियों की कोलकाता कांड के आरोपी संजय से कुछ अलग नहीं है, बल्कि एक तरीके से मिलता जुलता ही है। इस आरोपी की भी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली। 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार आरोपी अक्षय शिंदे ने 2 शादियां की थीं। आरोपी की पहली पत्नी ने उसकी गलत आदतों से तंग आकर छोड़ दिया था। इसके बाद आरोपी ने 4 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली। आरोपी के पड़ोसी ने कहा कि अक्षय ने हाल ही में शादी की और अपने भाई और मां के साथ रहता था। शादी करीब 4 महीने पहले हुई थी। ये उसकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी ने उसकी आदतों और उनके बीच घरेलू मुद्दों के कारण उसे छोड़ दिया था। अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी के बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत इलाका छोड़ दिया और घर को लॉक करके कहीं चले गए। इन दोनों दरिंदों की जो फैमिली लाइफ है, उनकी जटिलताओं ने पुलिस की जांच को लेकर और भी कठिन बना दिया। दरअसल उनकी शादियों और पारिवारिक संबंधों की गहराई से पड़ताल की जा रही है, ताकि ये समझा जा सके कि इन अपराधियों की मानसिकता पर पारिवारिक जीवन का क्या प्रभाव होता है। दरअसल सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ये खुलासे समाज के उन पहलुओं को भी उजागर करते हैं जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज हम कर देते हैं। इन मामलों ने ये सवाल उठाया है कि क्या इन दोनों ही मामलों में दोनों व्यक्तियों के अपराधी बनने की राह में उनकी पारिवारिक परिस्थितियों का कोई योगदान माना जा सकता है या नहीं। आपको इस चीज़ पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस केस पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस केस से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको जाननी हो, हर छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर हम क्राइम तक पर ज़रूर डाल रहे हैं। इस पूरी कहानी के ऊपर, पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।